9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 किसी भी वक्त वैक्सीन। यानी जिस संजीवनी का इंतजार हिंदुस्तान के 135 करोड़ जनता को पिछले 10 महीने से था, उसका इंतजार किसी भी पल खत्म हो सकता है। कोरोना की वैक्सीन तैयार है, बस विशेषज्ञों के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसके बाद ये वैक्सीन आपकी बाजू तक पहुंचने लगेगी। केंद्र और राज्य सरकारों की भी तैयारी पूरी है। दिल्ली, मुंबई, पटना, भोपाल, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और चेन्नई समेत तमाम बड़े शहरों में वैक्सीन को सुरक्षित स्टोर करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो वहीं दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन की पुख्ता तैयारी हो चुकी है। न्यूज नेशन आपको बता चुका है कि किस तरह वैक्सीन स्टोरेज को लेकर महानगरों से लेकर गांव-गांव तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम देशों की सरकारें दिन रात एक की हुई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी दी जा चुकी है। जाहिर है पूरी दुनिया को कोरोना महामारी से मुक्त करने के मेगा प्लान पर काम जारी है। इस मेगा प्लान को वैक्सीन के जरिए ही पूरा किया जा सकेगा, लेकिन हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई हिस्सों में पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव को डिरेल करने की कोशिश में भी मुट्ठी भर लोग जुटे हुए हैं। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के कुछ समूह ने इस कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। हम बारी बारी बताएंगे आखिर कोरोना वैक्सीन को लेकर इन तीनों विवादों में कितना दम है। सबसे पहले आप समझिए मुसलमानों का कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद क्या है। हम सबको मालूम है कि इस्लाम में सुअर हराम है, यानी वर्जित है, लेकिन कुछ कोरोना वैक्सीन में इसी सुअर की चर्बी के इस्तेमाल से पूरा विवाद खड़ा हो गया है। और सुअर की चर्बी को भी पोर्क जिलेटिन कहा जाता है। इसमें आपको पोर्क जिलेटिन की पूरी एबीसीडी हम आपको बताते हैं कि दरअसल में पोर्क जिलेटिन होता क्या है, क्या उसकी अहमियत है, क्या वाकई पोर्क जिलेटिन के बिना भी वैक्सीन बन सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोर्क जिलेटिन दरअसल में है क्या। देखिए, पोर्क जिलेटिन का मोटे तौर पर मतलब यह है कि जो सुअर की चर्बी है उसी को पोर्क जिलेटिन कहा जाता है। मोटे तौर पर यह पोर्क जिलेटिन का मतलब होता है दवाएं बनाने में पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल होता रहा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन में पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। वैक्सीन को दरअसल में सुरक्षित रखने के लिए पोर्क जिलेटिन जरूरी माना जाता है। यह बात लगातार वैज्ञानिक कहते रहे। वैक्सीन के इस्तेमाल में भी, वैक्सीन में इस्तेमाल जिलेटिन बेहद प्योरीफाइड होता है, यानी उसको बहुत ज्यादा प्योरीफाई करने के बाद ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पोर्क जिलेटिन क्या है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इस पोर्क जिलेटिन की अहमियत क्या है दवाई के लिहाज से, ये भी आप समझ लीजिए जरा। दरअसल में पोर्क जिलेटिन की अहमियत बहुत ज्यादा है। वैक्सीन सुरक्षित रखने में सबसे ज्यादा असरदार जिलेटिन को माना जाता है, पोर्क जिलेटिन को माना जाता है। इसके साथ साथ दूसरे जिलेटिन से वैक्सीन तैयार करने में लंबा वक्त लगता है। पोर्क जिलेटिन के जरिए अगर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो जो वक्त है वो बहुत कम लगता है। लेकिन इन सब के बीच में आपके जहन में भी ये सवाल आ सकता है कि क्या वाकई बिना पोर्क जिलेटिन के भी वैक्सीन बन सकती हैं, क्या इस पर भी काम हो रहा है? उससे जुड़ी जो जानकारी है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, हम आपको बताएं कि जो स्विस कंपनी है नोवारिट्स, उसने मेनिंजाइटिस टीका बनाया है बिना पोर्क जिलेटिन वाली ये टीका है, ये वैक्सीन है। इसके साथ साथ सऊदी अरब, मलेशिया की जो फार्मा कंपनी है उन्होंने भी टीका बनाने की कोशिश की जो बिना पोर्क जिलेटिन वाली वैक्सीन थी। फाइजर, मॉडर्ना और इसके साथ साथ एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है, यह कहते हुए कि इसमें पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी का विवाद अक्टूबर में तब उठा था जब दुनिया की सबसे ज्यादा इस्लामिक आबादी वाले देश इंडोनेशिया में कुछ राजनयिक और मुस्लिम धर्मगुरु चीन गए थे। ये लोग इंडोनेशिया के नागरिकों के लिए वैक्सीन की डील करने गए थे। तब धर्मगुरुओं ने ऐसी वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया था जिसमें जिलेटिन का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद विवाद इस्लामिक देशों में जंगल में आग की तरह फैल गया। इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएई और टर्की में कोरोना वैक्सीन को लेकर जोरदार विरोध हो रहा है। लेकिन अब यह विरोध की आग हिंदुस्तान में भी पहुंच गई। मुंबई से लेकर बरेली तक कई मुस्लिम संगठन से जुड़े मौलाना कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठाने के लिए सामने आ गए। इसी में से एक संगठन है मुंबई का रजा अकादमी। 1988 में सेटिंग वर्सेस किताब के लेखक सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा देकर सुर्खियों में आए इस संगठन पर देश के मुसलमानों का एक बड़ा तबका आंख मूंद कर भरोसा करता रहा है।
लेकिन इस बार इस संगठन की ओर से कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए गए और वो भी वैक्सीन में सुअर की चर्बी को मुद्दा बनाकर। एतराज़ अहले सुन्नत के उलमा का रज़ा एकेडमी का उस वैक्सीन से है जिसको चाइना ने उसमें खंजीर का चर्बी या कुछ भी मिलाया है। तो हमारे इस्लाम में उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है और ये भारत है, यहाँ हिंदू धर्म में भी उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है, मुसलमान धर्म में भी जायज़ नहीं है। तो चाइना, मैं तो हुकूमत हिंद से कहूँगा कि वो चाइना का वैक्सीन मंगाए ही नहीं, हमें ऐसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपने बात सुनी हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक बड़े संगठन रज़ा अकादमी की। अब आपको तंजीम उलेमा इस्लाम के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की बात भी सुनाते हैं। वैक्सीन के ताल्लुक से अभी तक कोई तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आई है और इस सिलसिले में अगर कोई तहकीकी रिपोर्ट आती है और डॉक्टर्स या तहकीकाती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसमें खंजीर की चर्बी मिलाई गई है या किसी भी तरीके से नाजायज़ चीज़ की आमेजिश है, तो ये ज़रूर नाजायज़ करार दी जाएगी और इसका इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ होगा। मौलाना रिजवी साहब के संगठन के मुसलमानों में गहरी पैठ है। ऐसे में इनकी ओर से वैक्सीन पर सवाल खड़े करने का मतलब है रिकॉर्ड वक्त में से तैयार करने वाले वैज्ञानिकों की मेहनत पर सवाल। ऐसे में न्यूज नेशन ने देश के मुसलमानों से ये जानने की कोशिश की कि क्या वो इन संगठनों के दबाव में आकर कोरोना की वैक्सीन से तौबा कर लेंगे। तो यकीन मानिए हमें अलग अलग शहरों के मुसलमानों से वही जवाब मिला जिसकी हमने और आपने उम्मीद की थी। जब सवाल जिंदगी और आस्था से जुड़ा तो उन्होंने जिंदगी यानी वैक्सीन को चुना। अगर जान किसी हराम काम से भी बच रही, हराम दवा से भी बच रही हो, हराम ग़िज़ा से ही बच रही हो, तो उस वक्त उसका इस्तेमाल करना जायज़ ही नहीं बल्कि बेहतर और मुस्तहसन है, अच्छा है। दवा दवा है और जिस दवे से आप अच्छे हो सकते हैं वो दवा लेना है। कोई जो भी वैक्सीन बन के आए और हमारी सेहत के लिए, हमारे मरज़ के लिए कारामद है, मुसलमानों को लेना चाहिए। यानी देश के ज्यादातर मुसलमान इस पक्ष में हैं कि लोगों की जिंदगी आस्था से बढ़कर है और यही बात 75% तक इस्लामिक आबादी वाले देश यूएई का फतवा काउंसिल भी मानता है। अगर कोई और विकल्प नहीं है तो कोरोना वायरस टीकों को इस्लामी पाबंदियों से अलग रखा जा सकता है, क्योंकि पहली प्राथमिकता मनुष्य का जीवन बचाना है। अब तक आपने कोरोना वैक्सीन को लेकर मुसलमानों में किस बात को लेकर विवाद है ये तो समझ लिया, लेकिन अब आप समझिए यहूदी और ईसाई धर्म में वैक्सीन को लेकर आखिर ये विवाद क्यों पनपा। यहूदियों का आरोप यह है कि वैक्सीन में सुअर के गोश्त का इस्तेमाल होता है, वहीं ईसाइयों का यह मानना है, ईसाइयों की एक संस्था की तरफ से दावा किया गया है कि इसमें अबॉर्टेड भ्रूण के टिश्यू का इस्तेमाल है। यहूदी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से आस्था पर चोट है, तो वहीं ईसाई इसे अनैतिक काम करार दे रहे हैं। यानी कि ये दोनों ही धर्म विरुद्ध इस पूरी चीज को करार दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि रोमन कैथोलिक्स में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि अबॉर्टेड भ्रूण के टिश्यू का इस्तेमाल करने से ये सीधे सीधे अनैतिक कैटेगरी में आता है। ईसाई समुदाय का ये तक कहना है कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया बहुत गलत है और यही वजह है कि दोनों धर्मों में वैक्सीन को लेकर विरोध के सुर सामने आ रहे हैं। अब तक हमने आपको कोरोना वैक्सीन से जुड़े उन विवादों को बताया जिनमें आस्था का एंगल था, लेकिन अब हम जो आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं उन्हें देखकर वाकई आपको ताज्जुब होगा कि 5G के जमाने में भी बिना सिर पैर वाली बात कही जाती है, जिनका विज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। यकीन नहीं होता तो आप ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का ये बयान गौर से सुनिए। A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Se você virar virar um jacaré, é problema de você, pô. तो सुना आपने, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो फाइजर और बायोएनटेक की ओर से विकसित वैक्सीन पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि ये लोगों को मगरमच्छ में बदल सकती है। ये कोई मौलाना या धर्मगुरु नहीं है, ये बयान दुनिया की 5वीं सबसे आबादी वाले देश के राष्ट्रपति का है। तो वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन के जरिए बंदर का डीएनए इंसानों में डाला जाएगा, जिससे इंसान बंदर बन जाएगी। इसमें सुअर के और मंकी के डीएनए इंजेक्ट किया जाएगा। अब ये डीएनए हमारा चेंज हो जाएगा। अब इस पाकिस्तान के मौलाना की बात सुनिए। साहब कह रहे हैं कि वैक्सीन के जरिए आपके दिमाग पर काबू कर लिया जाएगा। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है,
उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे वो। यानी कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद थम नहीं रहा। मौलाना, मौलवी, धर्मगुरु से लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति तक इस विवाद और अफवाह को हवा दे रहे हैं। ऐसे में हमें यकीन उन लोगों पर करना चाहिए जो पिछले 10 महीने से इस महामारी के दौर में दिन रात मानवता की सेवा में जुटे हैं, यानी डॉक्टर्स। और ये डॉक्टर कहते हैं कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। जहाँ तक वैक्सीन और एंटीबॉडीज की बात है कि ये जो नए स्ट्रेन के वायरस आए हैं उसको प्रोटेक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो अभी तक जो हमें ज्ञान है उसके हिसाब से जो वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं वो न्यू वेरिएंट्स के लिए भी इफेक्टिव होंगे। और जहाँ तक आपकी एंटीबॉडीज जो कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज अगर बॉडी में है वो भी न्यू स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करेगी। और ऐसा डिफरेंट स्टडीज में देखा गया है कि क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज होती है। इवन बच्चों में जो कम हो रहा है कोविड-19 उसका एक वजह ये भी माना जाता है कि अदर कोरोना वायरसेस जो है, जो कॉमन कोल्ड के वायरसेस हैं, उसकी जो एंटीबॉडीज है वो बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा मानना है कि अभी तक जो भी है एंटीबॉडीज और जो वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होगी वो नए स्ट्रेन के लिए भी इफेक्टिव होगी। फर्दर रिसर्च की अभी वेट करना है। जाहिर है कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह और विवाद पूरी दुनिया में एक साजिश के तहत फैलाने की कोशिश हो रही है, जिससे पूरी वैक्सीन प्रक्रिया डिरेल हो जाए। लेकिन हमें ऐसी अफवाहों से दूर रहने की जरूरत है, जिसकी बात बार बार देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन।